अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 हमारा था एंजाइम्स। हमने चैप्टर 5 जो है वो डिटेल में स्टडी किया। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स जो हैं, जो कि चैप्टर के अलावा मुझे फील हुआ कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे, मैंने आपको सारे जो हैं वो दिए। डिफरेंट टाइप के जो हैं डिफरेंसेस थे, कुछ रिएक्शंस थे। बाद में जब क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन को भी मैंने जो है वो डिफरेंट टेबल की फॉर्म में जो है वो आपको उसको भी जो है वो राइट करवाया था। चैप्टर 5 इज़ अबाउट एंजाइम। चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। आज हम अपना चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 हमारा है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग प्लांट से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से पिगमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्लोरोफिल यहाँ पे क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी फ्लो हैं इन द फॉर्म ऑफ जो एटीपी है या NADPH है, वो सारे के सारे जो हैं वो इस चैप्टर में बेटे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। इसके अलावा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब चीज़ें जो है 9th में भी आप लोग पढ़ के आए हो। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अभी भी वही चीज़ है, वही मैकेनिज्म है। लेकिन बेटे जब आप जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाते रहते हो, हायर क्लासेस में जाते रहते हो, आपकी हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। डीपली आप जो है उसको स्टडी करते हो, उसका स्ट्रक्चर देखते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग सारी की सारी जो रोल ऑफ लाइट है या जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उन सबको हम लोग वन बाय वन डिटेल से तमाम टॉपिक्स को बेटे स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बेटे हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 140 है आपकी बुक का। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Every living organism from smallest bacteria to largest whale is driven by energy. This energy fuel their growth, reproduction and daily survival, making it a fundamental aspect of life. But where does this energy come from? How is it hardens? How is it harnessed and utilized by cell to perform countless activities essential for life? The answer lies in the fascinating field of bioenergetics. Bioenergetics is the study of how energy flows through living system. It explored the process through which cells store and expand energy. The process of photosynthesis and respiration help to understand some of the principle of bioenergetics. Photosynthesis act as energy capturing while respiration as an energy releasing process. ठीक है, सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में मैंने अभी जो रीड किया दैट इज़ ओनली इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या बताया कि जितने भी इस ज़मीन में, इस हमारे जितना भी स्पेस है, जो अर्थ है, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटे प्रेजेंट है, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट वेल तक जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में जितने भी बेटे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ होती है, अपनी डेली रूटीन, हमारी जो है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल का काम करता है। जिस तरह बिल्कुल आपने फिजिक्स में पढ़ा कि जो गाड़ी है, कोई भी कार है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, ठीक है, तमाम के तमाम व्हीकल्स जो हैं वो किससे चलते हैं बेटे, वो एक मूवमेंट हो रही है, गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं, आप रोड पे देख रहे हो, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इन सबको भी तो मूव करने के लिए जिस तरह इनको फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो फ्यूल हम कैसे ले रहे हैं, कोई किसी गाड़ियों में डीजल डल रहा है, किसी में पेट्रोल डल रहा है, इसी तरह लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको अपनी रूटीन की जो प्रोसेस है वो करने के लिए चाहिए। ये एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए बेटे, ये एनर्जी हमें फ्यूल से नहीं मिलेगी, बल्कि ये एनर्जी डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस हैं उनसे जो है ये एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल अगर देखें तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जनरल जो यूज़ होता है दैट इज़ एटीपी। फिर उस एनर्जी से प्लांट जो हैं वो अपने डिफरेंट फंक्शन, अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। और यही प्लांट जब हम लेते हैं तो यही फूड ले रहे हैं ना हम लोग, एज ए फूड के तौर पे हम प्लांट को ले रहे हैं, तो यही एनर्जी हमारे अंदर कन्वर्ट होती है। इस एनर्जी से हमारे डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी जो है वो असेंशियल है। ठीक है, विदाउट एनर्जी वी आर नॉट बीन एबल टू डू एनी वर्क। तो इस पूरे चैप्टर में हमने अब ये पढ़ना है कि वो एनर्जी जो है हमें कैसे मिलेगी, ठीक है, कहाँ से आएगी और किस फॉर्म में आएगी, ये सारा कुछ अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। बायो की, बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनर्जी का फ्लो पढ़ते हैं पूरे सिस्टम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बायो एनर्जेटिक्स की, यहाँ पे देखो, इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम। के लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे होता है, कहाँ से आ रही है, कैसे बनती है, ये सारा कुछ हम लोग बियोलॉजी की ब्रांच दैट इज बायो एनर्जेटिक्स जो है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। बियोलॉजी की एक फील्ड है और इसमें जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल जो है वो एनर्जी कैसे प्रिपेयर करता है, फिर उसको स्टोर कैसे करता है, और स्टोर एनर्जी को फिर डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, रिप्रोडक्शन है और डेली सर्वाइवल के लिए किस तरह से वो एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, स्पेशली जो प्लांट्स हैं, वो एनर्जी कैसे बनाते हैं, जो एनर्जी बनाते हैं वो तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, लेकिन एनर्जी किस प्रोसेस से बनाते हैं, दे मेड देयर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे एक और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। नियरली ऑल द एनर्जी यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। प्लांट, एल्गी एंड सर्टन बैक्टीरिया कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी फ्रॉमिंग द बेस ऑफ द फूड चेन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आप लोग फैमिलियर हो। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस क्या है बेटे, वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपनी फूड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। फूड चेन आप लोग पढ़ के आए हो। फूड चेन क्या है, ईट एंड बीइंग ईटन का जो है कि ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को किसने खा लिया, बड़े इंसेक्ट ने खा लिया, उसको किसने खाया, उससे बड़े से खाया। ये जो एक पूरी चेन चलती है ना फूड की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। नियरली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ज़मीन पे बेटे, सब जो हैं वो तकरीबन सभी जो है अपनी एनर्जी किधर से बेटे बना रहे हैं, वो आ रही है बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। प्लांट है, एल्गी है, या डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और इस लाइट को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और इस तरह से जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है आपके पास जो है वो क्या बनता है, एनर्जी बनती है। अभी हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह एनर्जी पड़ेगी और किस फॉर्म में जो है वो बनेगी। और फिर जो है दो मेन प्रोसेस हैं, एक है रिस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो कि हम लोग इस पूरे जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स, वहाँ पे हमने इन दोनों जो मेन आपके जो प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, एक कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है, और एनिमल के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं इनके अंदर एनर्जी कैप्चरिंग और एनर्जी रिलीजिंग जो है वो प्रोसेस होते हैं। इन दोनों प्रोसेस को हम लोगों ने डिटेल से बेटे इस चैप्टर में पढ़ना है। और इंशाल्लाह जो है हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रहा है, डैट इज़ एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Cell use special energy currency for their reaction. This currency is actually a nucleotide called adenosine triphosphate
When cells store energy, they make ATP. When cells need energy, they break ATP. A molecule of ATP has three subunits, that is adenine, ribosome, and phosphate group. Adenine, a nitrogen-containing base, ribose, a 5-carbon sugar, and 3-phosphate group. The covalent bond between two phosphate are high energy bond. When one of these bond is broken, inorganic phosphate Pi is separate and the energy is released. The breaking of one phosphate bond release about 7.3 kilocalories per mole of ATP. In common energy reactions, only the outer phosphorus high energy bond break. When it happen, ATP become ADP, adenosine diphosphate, and when Pi is released. In some cases, ADP is further broken to AMP, adenosine monophosphate, and Pi. Cell get energy from oxidation of food. They store this energy by combining ADP with Pi to form ATP. So we can summarize that ATP is made during energy releasing process and is broken down during energy consuming process. In this way, ATP transfer energy between metabolic reactions. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम जो अभी जो टॉपिक हम रीडिंग कर रहे हैं डैट इज़ एटीपी. व्हाट इज़ एटीपी? सेल जो है स्पेशल टाइप की एनर्जी जो करेंसी है उसको यूज़ करते हैं. उस एनर्जी करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं. व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी एब्रीवेशन है बेटे किस चीज़ की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की. किसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की. क्या ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे ये सेल की जो एनर्जी है वो स्टोर होती है. और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो मॉलिक्यूल जो एटीपी है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा और सेल जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर लेगा. अब जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो किस चीज़ से मिलके बनता है? एटीपी का मॉलिक्यूल 3 चीज़ों से मिलके बनता है. कौन कौन सी? एक है एडिनिन, एक होती है राइबोस और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप. एडिनिन क्या होती है? हमने डिटेल से पढ़ा था जब हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे. एडिनिन होती है नाइट्रोजीनियस बेस. राइबोस क्या होता है? 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप जब इकट्ठे कंबाइन होंगे, राइबोस, एडिनिन और 3 फॉस्फेट ग्रुप जब इकट्ठे कंबाइन होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एटीपी. या आपको बुक में स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है इस टाइम, मैंने क्या कहा कि एटीपी एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? या एनर्जी करेंसी है, दैट इज नोन एज एटीपी. एटीपी किस तरह का होता है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, 1 2 3. और ये थ्री जो सब यूनिट्स हैं ये क्या है? एक नाइट्रोजीनियस बेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिनिन. एक 5 कार्बन शुगर है जिसको हम कहते हैं राइबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जिनको हम लोग मतलब फॉस्फेट ग्रुप कह सकते हैं. ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये एटीपी का स्ट्रक्चर है. एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और जो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं. जब एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटे रिलीज होती है. अगर एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक और रिलीज हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? 7.3 किलो कैलोरीज होगी. एटीपी को हम लोग एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एनर्जी करेंसी है, दैट इज एडीपी. एडीपी को दोबारा हम एक और एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एएमपी. एटीपी में से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल जाएं तो क्या बचता है? एडीपी. एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी है? 7.3. अगर एडीपी में से दोबारा आप एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो तो जो आपके पास एनर्जी कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? वो होगा एएमपी. और यहाँ पे भी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ही रिलीज होगी. तो सेल जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जब फूड लेते हैं, फूड हमारा जो है पूरा प्रोसेस होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? सेल को एनर्जी जो है वो मिलती है. ये एनर्जी जो है ये हमारी बॉडी में या प्लांट सेल की बॉडी में ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बेटे स्टोर होती है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी. क्या कहेंगे? एटीपी. हम लोग अपने इस पूरे टॉपिक को किस तरह कह सकते हैं कि एटीपी जो है जितने भी प्लांट सेल हैं या एनिमल सेल हैं उनके अंदर जितने भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहे हैं, जो वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है,
या जो एनर्जी बन रही है वो क्या है, एटीपी है। आपने ये बात याद रखनी है। और एटीपी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। अब मैं आप लोगों को डिटेल इसका स्ट्रक्चर जो है बेटे वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है। हम क्या पढ़े हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया, सुनो इसको गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये स्ट्रक्चर आ भी सकता है और इस पर नोट भी आता है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं एटीपी। हमने क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं एटीपी। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगी बेटे, किसकी हेडिंग देंगे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग देते हैं एटीपी। एटीपी क्या है, ये एब्रीवेशन है किसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सेल जो है स्पेशल करेंसी यूज़ करते हैं, जिस तरह गाड़ियाँ फ्यूल यूज़ कर रही हैं ना, पेट्रोल है या डीजल है, केरोसिन ऑयल है, इसी तरह जो लिविंग सेल है वो भी एनर्जी करेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी करेंसी के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, डैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमने क्या करना है कि अब जो सेल है, कोई भी सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल या प्लांट सेल बेटे अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। एनर्जी वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये एटीपी क्या कर जाएगा, ये ब्रेक डाउन होगा। जब ये टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को सेल जो है वो अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगा। एटीपी क्या है, एटीपी किस तरह का होता है, इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, तो एटीपी हैज़ 3 सब यूनिट, इसके 3 सब यूनिट है। कितने हैं, 3। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन से, हम तीनों ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला सब यूनिट इसमें क्या आता है, यहाँ पे आता है 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन है, ये देखो 5 ड्रॉ करूंगी मैं, 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन शुगर। ये कितना है, दिस इज 5 कार्बन शुगर, ठीक है। दिस इज नोन एज 5 कार्बन शुगर। इस 5 कार्बन शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज राइबोस। इसको क्या कहते हैं बेटे, राइबोस। राइबोस के साथ एक चीज़ अटैच है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। इस केस में जो नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे अटैच होगी बेटे वो कौन सी होगी, वो होगी, देखो नाइट्रोजीनियस बेसिस कितनी हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 टाइप्स पढ़ी थी ना उसकी, एडिनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन, ऐसे ही पढ़ा था। तो एटीपी में जो नाइट्रोजीनियस बेस आएगी वो कौन सी आएगी, वो हमारे पास आएगी एडिनिन। कौन सी आएगी, एडिनिन। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये 6 कार्बन रिंग है, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। एक 5 और एक 6 जब कंबाइन होंगे तो किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनेगा, एडिनिन। एडिनिन क्या है, एडिनिन है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, या नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसको नाइट्रोजन बेस भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ये नाइट्रोजन बेस है, ये राइबोस क्या है, 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, एटीपी जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट। एक सब यूनिट ये हो गया, एक ये हो गया। अब थर्ड क्या होगा, इसके साथ ही राइबोस शुगर के साथ ही आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट पी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पी और एक पी इधर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको भी सर्कल में, इसको भी सर्कल कर लेते हैं और इसको भी सर्कल कर लेते हैं, और इनके दरमियान में जो है ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड्स हैं। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है, एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। एटीपी 3 सब यूनिट से मिलके बना है। वो 3 सब यूनिट क्या हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो मैंने भी ड्रॉ भी किए हैं। ए क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। कौन सा नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे एडिनिन है। ए क्या है, 5 कार्बन शुगर। कौन सी शुगर है, राइबोस। ए क्या है, आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, और ये तीनों के तीनों जो हैं ये इनके जो है बॉन्डिंग हुई हुई है। इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। ये और
जो एटीपी है, जो एनर्जी कंपाउंड्स हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली बेटे ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एटीपी, एक होता है एएमपी और एक क्या होता है एडीपी। 3 फॉर्म्स हैं इसकी, 1 2। ये एटीपी यानी कि जो एनर्जी करेंसी है, ये 3 फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है कि एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, और कौन कौन से सब यूनिट्स हैं? एडेनिन है, राइबोज है और फॉस्फेट ग्रुप है। 3 फॉस्फेट ग्रुप हम इसको कह सकते हैं। और ये सारे के सारे जो है ये जो मैंने बनाया 3 बनाए ना, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। और ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो मैंने आपको ड्रॉ करके बना दिया। ये तो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। फिर मैंने आपको बताया कि जो सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे मेक एटीपी। लेकिन जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब जब एक बेटे ये देखो एटीपी ब्रेक हो जाएगा। एटीपी कैसे ब्रेक होगा? एटीपी के अंदर वाटर ऐड होता है, वाटर ऐड होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। आपके पास ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। जब प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ATP कैसे होता है? उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपको इस टाइम नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर शो हो रहा है बेटे, ये सब चीज़ें ये वाला रिएक्शन होगा, ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ATP में। T का मतलब क्या होता है? T मीन ट्राई, D मीन डाई। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। ठीक है, ये ट्राईफॉस्फेट था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसी तरह कभी कभार ये ADP जो है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। ADP जो है ये अगेन कन्वर्ट होता है, ये इसका दोबारा, अगर प्लांट को दोबारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो ADP जो है ये दोबारा इसका ब्रेक डाउन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? AMP प्लस PI प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो AMP है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोनोफॉस्फेट। ADP का मतलब क्या आता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। AMP का मतलब क्या है? एडिनोसिन। एडिनोसिन पूरा लिखना है, A का मतलब एडिनोसिन होता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी सेम ही है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। बेटे एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, और हर बार यानी कि देखो जब ये रिएक्शन हुआ ना, जो ATP कन्वर्ट या ATP का जब ब्रेक डाउन होता है ना, जब वो ADP में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमने पढ़े कि यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, एक ये बॉन्ड पड़ा था, एक ये बॉन्ड पड़ा था। हमने बॉन्ड पढ़े थे ना, 2 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने कहा था कि 3 फॉस्फेट के ग्रुप जो हैं उनके दरमियान में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब ATP ADP में कन्वर्ट होता है तो ये एक बॉन्ड जो है ये टूटता है और ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। पीछे कितने रह गए? 2 मॉलिक्यूल रह गए ना, एक रिलीज हो गया तो 2 रह गए। अब जब ADP दोबारा अगेन कन्वर्ट होगा बेटे AMP में, इसका मतलब है कि यहाँ से ये वाला, ये 2 रह गए थे, 2 रह गया ना, तो जब ADP में ये 2 रह गए ग्रुप, जब ये दोबारा ADP AMP में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड दोबारा ब्रेकअप हो जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप फिर रिलीज हो जाएगा और जो AMP का स्ट्रक्चर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा? एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रह जाएगा। ठीक है, एंड पे अगर जो AMP का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर बाकी वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ADP में 2 फॉस्फेट ग्रुप रह जाएंगे। जो AMP है, जो मोनोफॉस्फेट है, उसमें एक पी रह जाएगा, जो ट्राई है उसमें 3 के 3 होंगे। ATP जब कन्वर्ट होगा ADP में यानी कि डाईफॉस्फेट में, तो बेटे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और आपके पास 2 रह जाते हैं ADP के स्ट्रक्चर में। जो AMP है उसमें दोबारा ADP कैसे कन्वर्ट होगा? दोबारा से ये बॉन्ड टूटेगा, एक फॉस्फोरस जो है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दोबारा रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड पीछे रह जाएगा, जो एनर्जी करेंसी रह जाएगी, वो कौन सी होगी? AMP होगा। यानी कि AMP ADP और ATP
एटीपी का स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें तीनों में चेंज हो जाएंगी। एटीपी में ये तीन ग्रुप होंगे, एडीपी में 2 होंगे और एएमपी में क्या होगा, 1 होगा। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, कन्वर्जन पढ़ ली कि जो एनर्जी करेंसीज है वो 3 फॉर्म्स में है। एटीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो सकती है, एएमपी भी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है। और जब इनका ब्रेकडाउन होता है, जब एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। इसी तरह जब एडीपी भी कन्वर्ट होती है एएमपी में तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, वो भी 7.3 तब भी होती है। यानी कि दोनों केसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होती है, वो सेम होती है। अच्छा, अब मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ, ये जो मैंने ये डी का मतलब क्या होता है, डाइफॉस्फेट, एम का मतलब क्या होता है, मोनोफॉस्फेट, एटीपी का पूरा मतलब क्या है, एटीपी इसका मतलब होता है एडिनोसिन, हम इसका नाम लिखते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन, पूरा इसका अगर आप लिखो तो हम क्या लिखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो इसकी एब्रीवेशन है ना, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। और अगर एडीपी होगा तो ये क्या होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी होगा तो एडिनोफिन मोनोफॉस्फेट होगा। अच्छा, ये हमने रिएक्शन पढ़ ली है कि किस तरह से जो है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और दूसरी किस तरह से थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सेल अपनी एनर्जी लेते हैं, सेल गेट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो सेल को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी स्टोर होती है बाय कंबाइनिंग एडीपी टू पीआई। जब एडीपी में एएमपी में पीआई मिल जाएगा ना तो एएमपी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। एडीपी में अगर मैं एक फास्फोरस ऐड कर दूंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में जो है वो यूज़ होता है, बनता है और रिलीज भी होता है। 2 तरह के प्रोसेस होंगे, ठीक है ना। एक होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग, जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं ना बेटे, वहाँ पे एटीपी का ब्रेक डाउन होता है और जो एटीपी बनती मतलब एटीपी जो है ना बनती है ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। 2 बातें हैं, 2 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, दोनों को दोबारा सुनो। एक है कि एटीपी कब बनना है, एटीपी कब बनती है, एटीपी इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे एटीपी जो है वो बनती है। आप कैसे कहेंगे, एटीपी इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और एटीपी जब ब्रेक होती है वो कब होती है, इट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जिन रिएक्शंस में एनर्जी यूज़ हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो, उन रिएक्शंस में एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। और जिन रिएक्शंस में बेटे एनर्जी रिलीज हो रही होगी उन जगहों पे क्या होगा, एटीपी जो है वो बनेगी। कॉमन एग्जांपल इन दोनों रिएक्शंस की क्या है, जिसमें एटीपी बन रहा है, यानी कि वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा एनर्जी रिलीजिंग, और उसकी कॉमन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है जिसमें एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, रिस्पिरेशन है। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, हमने पढ़ लिया एटीपी। एटीपी क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या थी, दिस इज एनर्जी करेंसी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एटीपी जो है इसको हम लोग बेसिकली एटीपी, व्हाट इज एटीपी, अगर सिंपल आपका क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग वहाँ पे बताओगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लोग बताओगे इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, ठीक है। एटीपी तो सिंपल पहले आप लोग बता दोगे कि ये जो है आपके पास आ जाता है, एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। फिर आपने इसके 3 सब यूनिट बताने हैं, इनका स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है वो स्ट्रक्चर बताना है, और स्ट्रक्चर में बताना है कि हर चीज़ को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको लेबल करोगे, आपने उसको ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है एटीपी के स्ट्रक्चर में बेटे, कंपल्सरी, इतनी ईजी डायग्राम है ये। तो इनकी लेबलिंग करोगे, फिर आपने बताना है कि एटीपी को हम एएमपी में और एएम को एटीपी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल लें तो एडीपी बन जाएगा, डाई में से फिर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एएमपी आ जाएगा। और ये तीनों की तीनों जो हैं इनको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें फॉस्फेट अटैच ग्रुप ऐड करें तो डी आ जाएगा, डी में दोबारा करेंगे तो ट्राई आ जाएगा, एटीपी आ जाएगा, ठीक है।
और जब एटीपी का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी है वो भी मैंने बता दी। इसी तरह जब एटीपी का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो भी हमने पढ़ ली। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग और एक होते हैं एनर्जी रिलीजिंग। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में हमेशा एटीपी जो है वो बनती है, और जो एनर्जी कंज्यूमिंग यानी कि जिसमें एनर्जी यूज़ हो रही है इन प्रोसेस में, वहाँ पे हमेशा एनर्जी का यानी कि एटीपी का जो है वो ब्रेक डाउन होता है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस की कॉमन एग्जांपल क्या है बेटे? फोटोसिंथेसिस। एनर्जी कंज्यूमिंग की कॉमन एग्जांपल क्या है? हमारे पास रिस्पायरेशन आती है। तो ये पूरा वो एक तरीका हमारे पास आ गया जिसमें एटीपी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, कहीं कंज्यूम हो रही है, कहीं जो है ये रिलीज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे जो एनर्जी करेंसी यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है? वो हो रही है हमारे पास एटीपी। ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जाते जाते हम उसको भी कवर कर लेते हैं। एटीपी वॉज डिस्कवर इन 1929 बाय कार्ल लोमैन। एक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है बेटे, उसने एटीपी का स्ट्रक्चर जो है ये डिस्कवर किया था। उसका नाम है कार्ल लोमैन, ठीक है। 1941 द नोबेल प्राइज विनर फ्रिट्ज लिपमैन प्रपोज्ड एट पी इज़ द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आपके पास आ रहा है जिसको नोबेल प्राइज़ भी जो है वो भी मिला हुआ है, डैट इज फ्रिट्ज लिपमैन, ठीक है। उसने प्रपोज किया था कि मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर है डैट इज़ नोन एज एटीपी। आपने इन दोनों साइंटिस्ट के नेम्स को अंडरलाइन कर लो और आपने इनको याद रखना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल लोमैन एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिट्ज लिपमैन? आपको इन दोनों के जो है नेम्स और इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो ये हमने अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है डैट इज़ एटीपी आज मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इसको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का जो है मैं रिप्लाई कर सकूं। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ फोटोसिंथेसिस बेटे वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे साथ ही इसकी इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।